नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। संसद के भीतर महिला आरक्षण को लेकर के गर्मा गर्म बहस चल रही थी और उसी बीच सरकार ने चुपचाप एक बड़ा कदम उठा दिया और 2023 के महिला आरक्षण कानून को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कानून लागू हुआ, बल्कि यह है कि ऐसे समय पर क्यों हुआ जब उसी कानून में बदलाव की चर्चा जारी है। दरअसल केंद्र सरकार संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, इसको 16 अप्रैल 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मतलब इसका ये है कि कानून अब कागज पर पूरी तरीके से लागू हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी कुछ और है। जमीन पर इसका असर अभी दिखेगा नहीं। अब यहीं से एक कहानी दिलचस्प होती है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक महिला आरक्षण सीधे लागू नहीं होगा। जनगणना होगी पहले, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद ही आरक्षण लागू किया जा सकेगा। यानी साफ है 2024 या मौजूदा लोकसभा में इसका कोई असर पड़ेगा नहीं। वहीं अब मध्य प्रदेश में भी जुबानी जंग गर्म हो गई है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आधी सभा में 3 दिवसीय विशेष सत्र चल रहा था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के बहस हुई, लेकिन बता दें आपको कि 48 वोट कम पड़ गए थे, जिसको लेकर के लोकसभा में यह बिल गिर गया। चूंकि लोकसभा में यह बिल गिर गया तो अब इसका राज्यसभा में इस पर चर्चा होने की कोई बात आती ही नहीं है, क्योंकि पहले ही स्तर पर हार मिल गई और विपक्ष ने अपना समर्थन दिया नहीं इस बिल को। विपक्ष ने कई कारण बताए हैं। वहीं सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद थे, नितिन गडकरी मौजूद थे। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो 298 मत इसके पक्ष में पड़े थे। यानी कि अगर आपको कोई भी लोकसभा से, सदन से बिल पास कराना है तो उसके लिए कम से कम आपको 2/3 बहुमत अति आवश्यक होता है, चूंकि सरकार को मिला नहीं इस बिल को पास कराने के लिए। तो पास नहीं हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सरकार की मंशा थी पास हो। बता दें आपको कि ये कई चरणों में होने वाला था, क्योंकि पहले अगर ये बिल पास होता उसके बाद जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना था। लेकिन जब ये बिल पास ही नहीं हुआ तो परिसीमन और अन्य जो 2 और विधेयक थे उनको संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने खुद खड़े होकर के पेश करने से मना कर दिया और कार्यवाही कल तक के लिए लोकसभा के स्थगित हो गई है। देखना यह है कि कल क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल इस बिल के गिर जाने पर राहुल गांधी, नेता विपक्ष ने खुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा देखने लायक था। अब सोचने वाली बात यह है कि महिलाओं का अपमान आप करते हैं, महिलाओं के सपोर्ट में आप काम नहीं करते हैं, ऊपर से ऐसी बयानबाजी आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा देखने लायक था और आप उम्मीद करते हैं कि आपको आने वाले चुनाव में वोट मिलेगा। मोहन यादव जी। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के
जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है। कोई संकट में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 48 वोटों से गिर चुका है। बता दें आपको, मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने ये पहली मैं नाकामी ही बोलूंगी, मोदी सरकार के राज्य में पहला बिल है जो गिरा है। बाकी अब तक चाहे वो 3 तलाक का बिल हो, चाहे कश्मीर से जुड़ा हो, सभी बिल बहुमत से पास कराया था खुद केंद्र की मोदी सरकार ने, लेकिन पहली बार बिल पास कराने में नाकाम रही है केंद्र की सरकार। और कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री काफी ज्यादा अपसेट नजर आए हैं। 48 वोटों से गिरा है। 48 वोटों की कमी के कारण ये बिल पास नहीं हो पाया है। पटल पर रखा गया लोकसभा के, लेकिन जब अगर लोकसभा में गिर गया तो आगे बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो महिला आरक्षण से जो जुड़ा बिल था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे कहा जा रहा था, वो 48 वोटों की कमी के कारण गिर चुका है। पक्ष में 298 वोट पड़े, 48 वोटों की कमी थी, गिर गया ये बिल, पास नहीं हो पाया है और मोदी सरकार नाकाम रही है। चर्चा के लिए बुलाया गया था, 2 दिवसीय चर्चा का सत्र चलना था। एक बार फिर से विपक्ष की ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष का नारी विरोधी मानसिकता जो विपक्ष की है वो देखने को मिल चुकी है। तो बड़ी बहस आज हम करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस लगातार, जब हम इस पे चर्चा कर रहे थे, बड़ी बहस हमने कल भी की थी, तो कांग्रेस की प्रवक्ता जब हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने कहा कि हम पूरा समर्थन देंगे, हम तो नारियों के पक्ष में हैं, लेकिन लगता है कि दिल्ली में क्या बात हुई वो इनको मालूम नहीं। और कहीं ना कहीं ये बिल अगर पास नहीं हुआ है
तो विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका बड़ी साफ तौर पर नजर आ रही है कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि नारियां सशक्त हों, वो आगे आकर के उच्च स्तरीय ऐसे देश के राजनीति में अपना कदम बढ़ाएं और महिलाएं आगे बढ़ करके देश की राजनीति में आगे आए। प्रवीण धौलपुरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रवीण जी, चर्चा हुई थी हमारी और लगातार आप डिबेट में बैठे भी हैं हमारे साथ, लेकिन आज आप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सवाल यही है कि क्यों नहीं पसंद आया नारी शक्ति वंदन अधिनियम? महिलाओं के खिलाफ है क्या आपकी पार्टी कांग्रेस? बिल्कुल कतई नहीं। ये जो आपकी सोच है, पहले आप सुधारिए। मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं, सोच सुधरी हुई है सर। देखिए, आप हमारी सोच पे सवाल नहीं उठा सकते, ना ही मैंने आपकी सोच पे सवाल उठाया। मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दीजिए। आप मेरी सोच पे सवाल नहीं उठा सकते सर। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ जी, बताइए। कि पंचायत से संसद तक अगर महिलाओं को किसी ने पहुंचाया है तो कांग्रेस ने पहुंचाया है। और हमने, चाहे ग्राम पंचायत हो, जन पंचायत हो, नगरीय निकाय हो, हर जगह हमने, कांग्रेस ने हर महिला को सम्मान देते हुए वहां तक पहुंचाया है। हम तो कांग्रेस तो शुरू से ही बिल्कुल के समर्थन में रही है। आप चाहे मनमोहन सिंह सरकार की बात करें, 2010 में राज्यसभा में पास करवाने की हमारी गवर्नमेंट है, बस राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई तो लोकसभा में पास नहीं हुआ। और आपने देखा होगा 2023 में जब इस बात पे सब संसद के अंदर लोग बैठे, तब भी कांग्रेस ने खुल के उसमें समर्थन किया। हम तो कह रहे 33 नहीं 50% दीजिए, 50% का आप महिलाओं को सम्मान दीजिए, हम तो तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि इनके एनडीए के जो घटक दल हैं देश के, आज आप देखिए दक्षिण के जितने भी कॉमरेड लोग हैं, दक्षिण के जितने भी घटक पार्टी है राजनीतिक, वो सभी इनके साथ नहीं है आज। तो जानते हैं, क्योंकि जिस राजनीतिक फायदे के लिए उत्तर में वो चाहते हैं और वो दक्षिण वाले चाहते नहीं, जो दक्षिण में उनको फायदा होगा, स्पष्ट दिख रहा है ये। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा वो नहीं है जो दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा अगर होती तो ये 2024 का चुनाव है, चुनाव उसमें करवा लेते। 23 में पास ही हो चुका था। और आप सोचिए, जहां आज वोटिंग हो रही है, कल रात में अधिसूचना जारी करने की कैसे इतनी जल्दी, आप सोचिए, मतलब इनकी मानसिकता को सोचिए। आज वोटिंग हो रही है संसद में, एक रात पहले ही अधिसूचना जारी कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है भाई? आपकी सोच ही स्पष्ट नहीं है महिलाओं के प्रति। दीजिए 50% खुल के दीजिए, और कांग्रेस तो उनके साथ खड़ी है इस विषय में। बिल्कुल। प्रवीण जी, आपने कहा कि बीजेपी ही इसमें नहीं चाहती। अगर बीजेपी नहीं चाहती इसमें, तो पहली बात तो वो ये बिल लाते रही। और आपने कहा कांग्रेस पूरा सपोर्ट करती है। मैं मानती हूं कि कांग्रेस सपोर्ट करती है। आप बार बार आप लोग ये बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो ये कह रही हैं कि जैसे ये बिल अगर बिल गिरा, उसके बाद उनका बयान सामने आता। राहुल गांधी जी बिल के बाद पता है आपको क्या बोल रहे हैं? बिल गिरने के बाद कि प्रधानमंत्री का चेहरा देखने लायक था। आपने मुंह देखा मोदी जी का? तो क्या आपको लगता है कि ये बयान भी उनका सही है? मतलब कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे वो दिख रहा था कि हमने तो एक जंग जीत ली है, वो साफ दिख रहा था। उनके चेहरे पे वो दिखा नहीं मुझे कहीं से भी कि मतलब क्या बोलना चाहिए। एक नारियों को सशक्त करने के लिए एक कदम जो बढ़ाया गया था कि भारतीय राजनीति में महिलाएं भी आए। इंदिरा गांधी का नाम हर बार लिया जाता है, इतिहास में अमर है इंदिरा गांधी, लेकिन दूसरी इंदिरा गांधी कोई बन नहीं पाएगी, या कांग्रेस बनने नहीं देना चाहती? प्रवीण जी, कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो 1970 में सबसे पहले महिला हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट जी। तब से लेके आज दिनांक तक, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका वाड्रा जी हो, अलका लामा जी हो, और ऐसी मीरा कुमार जी, ऐसी तमाम नेत्रियां रही हैं जिन्होंने कांग्रेस की बागडोर संभाली और कांग्रेस का नेतृत्व किया है। विषय ये है कि जिस मंशा से ये बिल लेकर आना है, अब इसमें परिसीमंकन वाला जो बिल है आप सामने देख ही रहे हैं, जनगणना वाला जो बिल है, क्या आवश्यकता थी भाई आपको? आप जब 2023 में पास करवा चुके तो आपने क्यों नहीं, आज अभी रिसेंटली चुनाव हुए 3-4 प्रदेश में, आप करवा लेते ना उसी के हिसाब से। आप देखिए, जनसंख्या अगर बड़ी है तो परिसीमन भी जरूरी है। आप ये बेहतर समझ रहे हैं मेरे से। और प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं, इसके पहले कांग्रेस की सरकार में 4 बार परिसीमन हो चुका है। और अभी जो परिसीमन चल रहा है वो 1970 या 77 वाला चल रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है वो यही है। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा एक बात को बार बार कहते हैं, और उन्होंने पदयात्रा में भी इस बात को कही है कि जो 85-15 की लड़ाई है, जो अधिकार है, जिनको अधिकार चाहिए उनको अधिकार दीजिए। तो 2011 की जो जाति आधारित जनगणना है उसको भारतीय जनता पार्टी को तत्काल पूरे देश में लागू करना चाहिए। और जो जनगणना उन्होंने शुरू करी है वो बिल्कुल स्वागत योग्य करिए ना, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन जो पुराना डाटा है उसको क्यों नहीं जारी कर रहे हैं आप? विषय वही है कि इनकी सोच बड़ी
भद्दी है। बिल्कुल देखिए, ठीक है, आप भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं कमी वहीं से है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रश्मि अग्रवाल जी जुड़ी हुई है, मैं उनका पक्ष ले लूंगी। रश्मि जी, बिल गिर चुका है, विपक्ष ने भी अपनी बात, अपनी मानसिकता दिखा दी, और प्रवीण जी को भी अभी आपने सुना, जहां इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी ही नहीं चाहती थी कि ये बिल पास हो। क्या कहेंगे, कमी कहां थी? 48 वोट कम पड़ गए, क्या प्रधानमंत्री मना नहीं पाए, या क्या कुछ कहां कमी रह गई? 48 वोट कहां कम पड़ गए? नमस्कार, वंदे मातरम। जी, अगर ये बिल गिरा है तो इसके पीछे भी कोई साजिश और षड्यंत्र है। जो प्रवीण जी कह रहे हैं कि भाजपा स्वयं नहीं चाहती, अगर भाजपा नहीं चाहती महिलाओं के लिए आरक्षण या महिलाओं को सशक्त बनाना, तो आज तक इतनी योजनाएं 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए, हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए, वो पॉसिबल था ही नहीं। और रही बात परिसीमन की, तो परिसीमन के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि परिसीमन होगा 2029 तक, किसी भी प्रदेश की कोई सीट कम नहीं होगी। और इनकी मानसिकता, कांग्रेस की जो मानसिकता है, आज इनके नेता प्रतिपक्ष ने दिखाया। राहुल गांधी जी ने जो संसद में अशोभनीय शब्द कहे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, वो बहुत ही निंदनीय है। उसके बाद अगर बिल गिर जाता है किसी कारणवश, किसी साजिशवश, किसी षड्यंत्रवश, तो आप खुशी मना रहे हो, बहनों का अधिकार छीन कर आप खुशी मना रहे हो। ये आपके कांग्रेस का असली चेहरा है कि आप नारियों की क्या आप मुझे बताइए, मान सम्मान करते हैं। की भाषा के उसमें सम्मिलित नहीं है क्या? 1970 का अगर परिसीमन 26 साल बाद बदला जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? आपको मैं बताऊं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। 2003 का चल रहा है। जी बोलिए प्रवीण जी। नहीं, मैं बिल्कुल ये सुन पा रहा हूँ, जो जिस तरह से मेरी बहन ये बात कर रही है, भले ही भारतीय जनता पार्टी की, मैं इनका सम्मान करता हूँ। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो ये जिस तरह के झूठे ये बातें कर रही हैं, इनको जानकारी रखनी चाहिए। इनको ये नहीं मालूम कि संसद की गरिमा क्या है, संसद में किन शब्दों का उपयोग किया जाता है। राहुल गांधी जी जिस देश के जनता की आवाज है, देश के नेता प्रतिपक्ष है, वो जानते हैं किस शब्दों का उपयोग करना है। किसी को मुस्कुराने से अगर दर्द हो रहा है तो जानते हैं, तो आज इस तरह की अशोभनीय बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बिल्कुल नहीं करते। देखिए, 124 करोड़ जनता के क्योंकि हमारी डिबेट लेट शुरू हुई है प्रवीण जी, और पूरे संसद ने इस बात का प्रवीण जी, विरोध रश्मि किया जी, है। डिबेट हमारी लेट जरूर शुरू हुई है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवेश गौतम जी, मैं उनका एक बार रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। प्रवेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, काफी अनुभवी है, मैं आपका रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। 48 वोट कहाँ कम रह गए? तुलसी जी, सबसे पहले तो एक बात बता दूं, ये जो विधेयक आया था राजनीति से प्रेरित था। बीजेपी के दोनों हाथ में एक प्रकार से लड्डू थे। यदि बिल पारित होता तो भी उनकी जीत थी, हार गई तो खैर वो जीत ही है, क्योंकि विपक्ष के माथे पे ठीकरा फोड़ दिया। इसको समझना होगा हमें। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 48 वोट कहाँ कम रह गए, कहाँ नहीं। सरकार की मंशा होती तो उसके पहले ध्वनि मत से काफी संशोधन हुए हैं कानूनों में, लोकसभा में बिल पारित हुए हैं, वो भी हो सकता था, परंतु नहीं हुआ। क्योंकि ये महिला आरक्षण का बिल नहीं था, तो जिसमें भी हमको थोड़ा सा तकनीकी समझना होगा। ये बात चल रही थी परिसीमन की, जनगणना की, उसके बाद महिला आरक्षण का जो 2023 का जो कानून पास हुआ था, तो महिला आरक्षण तो उसी दिन मिल गया था। बस उसमें शर्तें लिखी हुई थी कि नई जनगणना के आधार पे। बीजेपी ने इसको एग्जैक्ट बंगाल चुनाव के पहले जो शुरू किया, या ये मुद्दा लेके आई, विशेष सत्र बुलाया, इसमें ये शुरू से स्पष्ट था कि बीजेपी भी इसको पास शायद कह रहा हूं मैं, करवाना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ इसको एक राजनीतिक टूल की तरह यूज करना चाहती थी, जिसका लाभ उसको बंगाल चुनाव में मिले। क्योंकि यदि मैं बंगाल चुनाव की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में ऐसा माना जाता है, मैंने भी बहुत करीब से देखा है कि वहां की महिलाएं काफी जागरूक है अपेक्षाकृत अन्य राज्यों के, उत्तर राज्य है। डिसीजन मेकिंग में महिलाओं को शेयर होल्डिंग काफी स्ट्रांग होती है, उनका ओपिनियन काफी स्ट्रांग होता है, और उस अकॉर्डिंगली चलते हैं। और यदि मैं बंगाल में टीएमसी की पोजीशन की बात करूं, तो वहां ममता बनर्जी महिलाओं से सीधे कनेक्टेड है, तो उसको काट बीजेपी को नहीं मिल रही थी, जो शायद इससे मिल जाएगी। आप बात कर रहे हैं महिला आरक्षण, यदि बीजेपी को देना ही था, जो बिल्कुल सही आरोप विपक्ष बात कर रहा है, आप इसी जो प्रेजेंट जनसंख्या जो संसदीय सीट है उसमें आप दे दीजिए। लेकिन ये नहीं किया जा रहा। परिसीमन की बात की जा रही है, 800 कुछ शायद सीटें बढ़ाने का प्रपोजल था। उसके बाद बात कर रहे थे कि हम करेंगे, जनगणना आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अमित शाह जी का एक बयान है आज लोकसभा में, शायद भाजपा के हमारे
अग्रवाल जी जो बैठी हुई है, दीदी, उन्होंने शायद सुना हो, समझा हो। उन्होंने साफ कहा कि जो जनगणना है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन कुछ सीटों में 20 लाख वोटर है, कुछ में 40 लाख है, कुछ में 60,000 ही है, तो ये थोड़ा सा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वोटर्स का, उसको हमें बैलेंस करना है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने ये नहीं बताया कि ये जो आंकड़े हैं ये 2011 के हिसाब से उन्होंने 40 लाख वोटर कहे या आज के हिसाब से कहे। यदि आज के हिसाब से कहे हैं तो जनगणना का इंतजार करने में क्या बुराई है, लेकिन यदि जनगणना का इंतजार करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा, जो मुझे ऐसा लगता है 2029 तक ये जनगणना सामने आएगी। जनगणना सामने आने के बाद ही आप ये दावा कर सकते हैं कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो रहा। एक सांसद के पास 40 लाख वोटर है, एक सांसद के पास 10 ही लाख वोटर है, वो तो तब खुलेगा। तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी को बताना चाहिए था सदन में कि आखिर आधार क्या है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ ये राजनीति से प्रेरित था, बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू थे। वो जो चाहते थे कि भाई यदि बिल गिरेगा तो विपक्ष के माथे में ठीकरा फूटेगा और इसको वो आगे राजनीति में इसको बिल्कुल। क्योंकि आरक्षण 545 में भी बीजेपी कर सकती थी और सीधा एक विधेयक लाना था कि पुराने बिल में हमने जो अगली जनगणना लिखी है हम फिलहाल उसको नहीं ले रहे हैं और लोकसभा के लिए 545 सीटों में हम अभी से घोषित किए देते हैं ताकि अगले चुनाव में इस आधार पे हो, फिर बाद में परिसीमन और जनगणना की जब बात आएगी तब की तब करेंगे। लेकिन इसमें बीजेपी को नुकसान। मैं फिर कह रहा हूं यदि महिला आरक्षण वर्तमान परिस्थितियों में लागू हो जाए 33%, तो बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की सीटें हिल जाएंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा को यदि हम स्टडी करेंगे तो 55 से 70 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ता है जो बीजेपी नहीं चाहती थी। अब परिसीमन करना चाह रहे हैं, उसके आधार क्या है, जनगणना कब आएगी, वो तो सरकार या सरकारी अधिकारी ही बता सकते हैं। पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो मैंने पढ़ा, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं, जो मेरे पास कागज आए, जो अवेलेबल है या जो बयान आए, उनमें स्पष्ट ये समझ में आ रहा है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को टारगेट किया गया। सर यानी कि जबकि आप ये कह परिसीमन का रहे आधार हैं जनगणना। प्रवेश जी, आप ये कह रहे हैं कि तैयारी पूरी नहीं थी क्या? क्योंकि परिसीमन तैयारी की पूरी बात भी थी ही लगातार नहीं। सरकार कह रही थी और खुद अमित शाह ने, जब ये प्रथम दिन था, विशेष सत्र का पहला दिन था कल बीते दिन, तो खुद अमित शाह ने कहा था अखिलेश यादव के जवाब में कि जनसंख्या जनगणना तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, और परिसीमन सर 2002 वाला चल रहा है, पुराना परिसीमन, तो तब के और अब में तो जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है, तो सरकार जनगणना की बात तो कर रही है, तो फिर कमी कहाँ रह गई थी? कमी यही रह गई थी कि जब आपके पास जनगणना है ही नहीं तो आप किस आधार पर, अमित शाह जी गृह मंत्री जी सदन में आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं 40 लाख पे सांसद है तो कहीं 10 लाख पे सांसद है, सांसदों के पास काम भी ज्यादा है। ये आंकड़ों का आधार क्या था? कुछ नहीं था। जो मैंने आपसे पहले भी कहा, ये बेसिकली बीजेपी ने बड़े सोचे सोच समझ के ही ये बिल लाए थे। और यदि आप पिछले 8 साल या 10 सालों को देखेंगे तो कई महत्वपूर्ण बिल, जिसमें धारा 370 भी शामिल है, शायद 3 तलाक वाला भी शामिल है, ऐसे बिल ध्वनि मत से पारित हुए थे, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि हमने वॉकआउट किया ध्वनि मत का। वैसे भी क्रेडिबिलिटी ध्वनि मत की बहुत ज्यादा आम चर्चाओं में नहीं मानी जाती कि किसकी आवाज ज्यादा थी किसकी कम थी। यदि सरकार को पास कराना था तो अभी भी ध्वनि मत से पास करा सकती थी, लेकिन ऐसा कराने में फिलहाल बीजेपी को नुकसान था। क्यों? क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड में बीजेपी के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि हम सीट किस आधार पर बढ़ाएंगे, और सीट बढ़ाने के बाद ही महिला आरक्षण देगी। नहीं तो यदि सब मध्य अपन दूर नहीं जा रहे। प्रवेश जी, समय की कमी है, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी क्योंकि आपने कम समय में बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझा दिया। और रश्मि जी और प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी और रश्मि जी, मैं आप दोनों से चाहूंगी कि आप बस मात्र 30 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट दें ताकि हम इस डिबेट को खत्म कर सके, क्योंकि काफी लेट शुरू हुआ, समय है नहीं हमारे पास। प्रवीण जी, सबसे पहले आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, इस बिल के अंदर एक बहुत बड़ा धोखा था ओबीसी महिलाओं के साथ। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण इसमें बिल्कुल नहीं दिया गया था। तो ये आज राहुल गांधी जी की जीत हुई है पूरे देश में, और आज आप ये मान के चलिए कि बीजेपी की सबसे बड़ी हाल है। और जिस तरह से मोदी का इन्होंने एक जुमला बना रखा है, विश्व गुरु बना रखा है, आज वो मॉडल मोदी का ढह गया है, क्योंकि देश लोकतंत्र से चलता है और संसद संविधान से चलती है। ठीक है रश्मि जी, पार्टी आरएसएस के कहने पर नहीं चलती है। चलिए ठीक है, आपने राहुल जी को हीरो बता दिया क्योंकि आपके नेता है, जाहिर सी बात है। रश्मि जी आप। और वो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में। बिल्कुल कह रहे हैं कि हम जनसंख्या भी जनगणना भी करवाएंगे, उसके बाद परिसीमन होगा, लेकिन बिल को दलगत और जातिगत राजनीति से ऊपर होकर पास होने दीजिए। हमारी बहनों का अधिकार मत छीनिए। यहाँ तक कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये तक कह दिया कि आप लोग क्रेडिट ले लीजिए। कांग्रेस को खुले शब्दों में कहा है कि क्रेडिट आप ले लीजिए, लेकिन बहनों का अधिकार मत छीनिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें समय देने के लिए। प्रवीण जी, आपका फोन लाइन पर हमें समय देने के लिए,
और प्रवेश जी आपका भी, रश्मि जी आपका भी। फिलहाल ये बिल पास हो नहीं पाया है। अब देखना यह है, रिएक्शन तो लगातार आते रहेंगे, देखना यह है कि अब इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल पास नहीं हो पाया और बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। नारी यानी परिवार की धुरी, भारतीय संस्कृति की संवाहक और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत आधारशिला। कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। मध्य प्रदेश में आधी आबादी के इसी जज्बे को सम्मान देते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रदेश व्यापी नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बहनों के इस नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम को भी और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए इस निर्णय, जिसके परिणाम स्वरूप लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में जो माननीय भारत सरकार के माध्यम से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पखवाड़े के अंतर्गत नारी शक्ति पदयात्रा, नारी शक्ति वंदन दीवार लेखन और पंचायतों में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महिला संगठन, महिला स्व सहायता समूह, लखपति दीदियां और लाडली बहनें सहभागी बन रही हैं। आइए महिला कल्याण के इस पावन अभियान